बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक्स में रेशियो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाएंगे। मिसिंग इंफॉर्मेशंस का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय जेम्स वैन हॉर्न। इसमें चैप्टर नंबर 6 रेशियो एनालिसिस एंड क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेनियर कॉर्पोरेशन। एक बैलेंस शीट दी गई है एज ऑफ दिसंबर 31, 2006 और इस बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स मिसिंग हैं। जैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 500 और अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट गिवन नहीं है, मतलब अननोन है। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे इन्वेंट्रीज हैं हम जानते हैं कि हमारा करंट एसेट होती हैं और ये भी अननोन है। यहाँ पे इन तीन चीज़ों को अगर हम जमा कर देंगे तो ये हमारे करंट एसेट्स बन जाएंगे। तो इनमें से दो चीज़ें अननोन है, करंट एसेट्स का टोटल भी हमें मालूम नहीं है। इसके बाद नेट फिक्स एसेट्स, इसकी अमाउंट भी गिवन नहीं है। नेट से मुराद है डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस हो चुकी होती है तो ये नेट बन जाते हैं। तो करंट एसेट्स और नेट फिक्स एसेट्स को जमा करके हमारे पास जो टोटल आएगा वो होगा टोटल एसेट्स। इसमें हमें सिवाय करंट कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज के और कोई आइटम का अमाउंट नहीं दिया गया। इसी तरह से लायबिलिटी साइड्स पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जिसमें सबसे पहले अकाउंट्स पेबल लिखा हुआ है, अकाउंट्स पेबल $400, बैंक लोन की अमाउंट गिवन नहीं है और एक्रूवल्स 200। इसके बाद करंट लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा, वो टोटल भी हमें नहीं बताया गया। मीन्स के करंट लायबिलिटी में ये तीन आइटम है, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन और अक्रूवल। इन तीनों को जमा करेंगे तो करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में एक ही चीज दी गई है, वो है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट है 22650 और इसमें और कोई आइटम नहीं, मीन्स के लॉन्ग टर्म डेट में यही एक आइटम है। तो करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को अगर हम जमा कर देंगे तो हमारी टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद स्टॉक होल्डर इक्विटी की दो आइटम्स को इकट्ठा किया गया है। इसमें एक आइटम है कॉमन स्टॉक और दूसरी है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बनेगी इस सवाल में, क्योंकि सिर्फ दो आइटम बताए गए हैं, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 3750 ये इक्विटी का आंसर हो गया। जब हम इक्विटी के आंसर और टोटल लायबिलिटीज के आंसर को जमा कर देते हैं तो बन जाता है टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ये इस साइड का टोटल होता है और ये इस साइड का टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के बराबर होता है, क्योंकि ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों टोटल बराबर हुआ करता है। देन हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है और उसमें क्रेडिट सेल्स की अमाउंट बताई गई है $8000। क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मुराद वो जो हमने माल सेल किया उसकी कॉस्ट क्या है, वो माल जो हमने 8 साल में बेचा वो कितने में कॉस्ट करता था वो भी नहीं बताया गया। अगर ये नहीं होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी जारी बात नहीं बताया गया। उसके बाद है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं दिए गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया गया है 400। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये भी गिवन नहीं है। टैक्सेस 44% दिए गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो भी गिवन नहीं है। यहाँ पे एक अमाउंट जरूर दी गई है, टैक्सेस 44%, मीन्स कि जिस अमाउंट पे हम टैक्स लेते हैं उस अमाउंट का हम 44% अब कैलकुलेट करेंगे तो वो टैक्स बन जाएगा। तो जारी बात है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अमाउंट होगी इसी का हम 44% लेंगे। अगर इसका हम 44% लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अमाउंट 100% कहलाएगी। उसमें से अगर 44% टैक्स चला जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अमाउंट आएगी। जारी बात है अगर 100 में से 44 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो 56% के बराबर होगी। मीन्स कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अमाउंट 56% बनती है। तो ये एक चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस सवाल की दी गई है, अदर इन्फॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। वो है करंट रेशो। कि करंट रेशो के फार्मूले का आंसर 3 है। तो अब करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को अगर हम डिवाइड करें तो करंट रेशो के बराबर होता है और उसका आंसर 3 है। अगर हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई एक हो
तो हम दूसरे को मालूम कर सकते हैं इस जवाब की मदद से। डेप्रिसिएशन $500 ये एक अमाउंट दी गई है कि डेप्रिसिएशन 500 रुपये है, जो यहाँ पे इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में नहीं दी गई थी। तो यहाँ जब इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इस डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना होगा, जहाँ पे आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, वहीं पे आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो डेप्रिसिएशन है ये $500 ये भी माइनस करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 7%। ये एक फार्मूला है रेशो का जिसमें हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सेल्स पे। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को सेल्स पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7%। तो सेल्स का फिगर तो दिया हुआ है, अगर सेल का फिगर दिया हुआ है तो आप नेट प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। इसके साथ दिया हुआ है टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मीन्स कि अगर हम टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी को आपस में डिवाइड करें तो जवाब 1 आता है। 1 to 1 मीन्स के अगर टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी दोनों के अमाउंट बराबर होंगी तो ही जवाब एक आता है। तो इसको लेके दोनों अमाउंट्स बराबर हैं, टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट बराबर है। उसके बाद एक फार्मूला दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, और इसका जवाब दिया गया 45 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सेल गिवन हो और ये आंसर भी गिवन हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर 3 है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री दोनों में से कोई एक चीज मालूम हो और ये जवाब भी आपके पास 3 मालूम हो तो आप जो चीज अननोन है दोनों में से एक को मालूम कर सकेंगे। नीचे कहा गया assume that sales and production are steady throughout a 360-day year, complete balance sheet and income statement for the one year corporation। आपको इस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को इसी गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हल करना है जो हमारे सामने बनी हुई है। इसमें से मिसिंग फिगर्स को मालूम करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मेट को हम स्केच वाइज बनाएंगे। जो इसका स्केच है ये इसका असल में स्केच होता है कि बैलेंस शीट की एक होती है एसेट साइड और दूसरी होती है लायबिलिटीज एंड इक्विटी। हमें सोल्यूशन में इसी तरह से स्केच बनाना होता है कैटेगरी वाइज। इसमें हमें सवाल में दिया गया था कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसकी अमाउंट दी गई थी 500, अकाउंट रिसीवेबल था, इन्वेंट्री थी। तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स जो हैं ये हमारा हेड का टोटल होगा डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे। उसके बाद नेट फिक्स एसेट की अमाउंट जो होगी वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो वो अमाउंट शामिल होने के बाद टोटल एसेट्स आ जाएंगे। इसी तरह से नोट्स पेबल, बैंक लोन रिकूवल, 3 लायबिलिटीज दी गई थी करंट लायबिलिटीज। इन 3 करंट लायबिलिटीज को हम जमा करेंगे तो एक करंट लायबिलिटी का टोटल बन जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट बताई हुई थी सवाल में, वो थी 2650। इसके बाद टोटल लायबिलिटी आ जाती है, मीन्स की करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास आ जाता है टोटल लायबिलिटीज। इसके बाद हम स्टॉक में इस टोटल लायबिलिटी में इक्विटी शामिल करते हैं जिसको हम कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग के तौर पे यहाँ पे समझ रहे हैं कि बेसिकली स्टॉक इक्विटी में 3 आइटम शामिल होते हैं, एक कॉमन स्टॉक, एक रिटेन अर्निंग और एक शेयर प्रीमियम। यहाँ प्रीमियम नहीं है तो बस इन 2 चीज़ों को इक्विटी कहेंगे। कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग दोनों को मिलाएं तो ये बन जाती है इक्विटी। तो इसको आप अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट में यहाँ चाहे लिख दें कि यही हमारी इक्विटी है, जिसको हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कह सकते हैं और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कह सकते हैं। कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल बस 2 आइटम्स ही हैं, एक कॉमन स्टॉक है और दूसरा रिटेन अर्निंग है। इसके बाद इसका टोटल आ जाएगा। देन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जिसे मुकम्मल करना है। उस फॉर्मेट को मुकम्मल करते हुए जैसे बताया गया वैसे बनाते हैं। क्रेडिट सेल बताई गई थी 8000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, अननोन है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा माइनस करने के बाद। फिर हमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मालूम नहीं, वो माइनस करना है। डेप्रिसिएशन ये भी यहाँ पे माइनस करना है, जैसे सवाल में दिया था कि मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन उसने अलग से अदर इन्फॉर्मेशन में बताई है। तो ये डेप्रिसिएशन 500 रुपया हमें इनकम स्टेटमेंट में लिखनी थी, तो यहाँ मैंने उसकी जगह पे एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को लिख दिया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। तो इसकी अमाउंट है यहाँ पे $500। तो ये 500 हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। तो ये हमने इंफॉर्मेशन से सोल्यूशन में ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन को। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट बताई हुई थी 400, वो हमने लिख दी। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस नहीं बताया था, टैक्सेस 44% था। जैसे सवाल में इंफॉर्मेशन बताई गई थी वैसे ही हमने ये सारा स्केच बना दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही हमने अपने सोल्यूशन में इसको लिख दिया।
अब उसको हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वर्किंग करनी है और ये तमाम आइटम्स जो हमारे पास अननोन है, ये एट अ ग्लांस हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम अननोन चीज़ों को हल करेंगे नोन इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन के ज़रिए। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है करंट रेशो 3:1। तो करंट रेशो का हम फार्मूला जानते हैं कि करंट रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो हमारे पास करंट एसेट का आंसर मौजूद है और ना ही करंट लायबिलिटी का आंसर मौजूद है, तो इस करंट रेशो को तो अभी फिर हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे डेप्रिसिएशन ये हम लिख चुके हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है ये है 7%। तो इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका जवाब दे दिया 7%। अब सवाल में देखें कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में इससे मतलब नेट प्रॉफिट क्या है या सेल्स है। तो हमारे पास देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन नहीं है। अगर ये हमारे पास गिवन नहीं है नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब कि फार्मूले में अगर कोई और चीज़ दी गई तो हम नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है और इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंसर 7% गिवन है। तो एक चीज रह गई सिर्फ, वो क्या है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब कि इस फार्मूले की मदद से हम नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग करेंगे, वर्किंग में नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लिखेंगे। net profit margin is equal to net profit divided by sales multiplied by 100। उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंसर क्या है। उसका आंसर है 7%। तो आप इसको 7% को जब भी सवाल में शामिल करें तो 100 से डिवाइड करके लिखें, तो ये बन जाएगा 0.07। तो ये हमारा डिवाइड बाय 100 बन गया। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते डिवाइड बाय 100 तो आप इसको 7% लिख के उधर मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 0.07 यहाँ लिख देंगे तो इस 100 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं इज इक्वल टू, हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, वही हम मालूम कर सकेंगे इस फार्मूला से, डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है 8000। तो जैसे हम इसको हल कर सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से, उसका तरीका सिंपल ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हासिल कर सकते हैं अपना मकसद। यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस अमाउंट का कोई डिवीजन नहीं होता तो मैथ में उसका डिवीजन होता है 1। तो ये डिवाइड बाय 1 होगा इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 8000। सेल्स जो सेल की अमाउंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि हम बटे के यानी कि एक जो लेफ्ट साइड है इसकी जो बटा है, इसकी जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की अपर अमाउंट, इस ऊपर वाली अमाउंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अदर साइड की, राइट हैंड साइड की डिनोमिनेटर से। यानी कि 0.07 मल्टीप्लाई होगा इस 8000 से, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा और 0.07 मल्टीप्लाई बाय 8000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की शेप बन जाएगी ऐसे कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाइड बाय 0.07। तो ये जब हम करेंगे
तो इससे हमें आंसर किसका मिल जाएगा? अब आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो नेट प्रॉफिट ही आंसर आ जाएगा, और दूसरी तरफ 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 से तो हमें नेट प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बराबर है 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.07। जी 8000 का अगर 0.07 लें तो 560 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 560। तो नेट प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया। अगर नेट प्रॉफिट हमें मालूम हो गया तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट की जगह है इसके क्वेश्चन मार्क में अब हम 560 लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जवाब आ गया अननोन जो हम मालूम कर सकते थे। हमने ये एक रेशो से मालूम कर लिया 560। उसके बाद अब हमारे पास अमाउंट है टैक्सेस की और बिफोर टैक्सेस की। ये एक पॉइंट्स अगर यहाँ से समझें तो हम थोड़ा सा वापस जा सकेंगे, बहुत सारे अननोन यहीं से हल हो जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस नेट प्रॉफिट 560 आया है, यहाँ लिखा हुआ है टैक्सेस है 44%, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यानी कि इस अमाउंट में से हमने टैक्सेस को माइनस किया तो ये अमाउंट हमारे सामने आ गई। और अगर ये अमाउंट हमारे सामने आई है तो हम थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज करें तो हमें क्लियर हो जाएगा। अगर टैक्सेस 44% हैं किस अमाउंट का? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस खुद क्या होगा? ये 100% होगा। अगर ये 100% है तो 44% माइनस करने के बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसके बराबर है? ये है 56% के बराबर। मीन्स के 560 रुपए बेसिकली 56% अमाउंट के बराबर है। अगर हमें मैथ में एक चीज का नंबर मालूम हो और उसका परसेंटेज भी हमें मालूम हो तो हम उसका बेस मालूम कर सकते हैं। उसका बेस मुराद हमेशा 100% वाली अमाउंट होती है। तो 100% वाली अमाउंट को बेस को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे अपनी वर्किंग नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस है वो बेसिकली है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जो कि यहाँ पे बेस के तौर पे इस्तेमाल होगी। मीन्स के इसको हम बेस का फार्मूला लिख सकते हैं। बेस क्या होती है? बेस 100% अमाउंट को कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे 100% अमाउंट मालूम कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि टैक्सेस कितने। तो ये तीनों जो दोनों क्वेश्चन मार्क्स हैं ये दोनों हल हो जाएंगे। तो ये बेस होती है 100% अमाउंट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अब किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर होगा नेट प्रॉफिट divided by net profit परसेंटेज। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड होगा नेट प्रॉफिट परसेंटेज से। तो हमें पता चल जाएगा कि बेस कितनी बनती है, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना था। इसको हल करने का तरीका बिल्कुल आसान है कि नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 560, उसको डिवाइड कर दें 56 से। अगर आप इसको 56 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन में आप क्या करना है, 560 560 डिवाइडेड बाय 56 और मल्टीप्लाई बाय 100% की वजह से तो ये 1000 बनता है। मीन्स के 1000 बनता है इसको। अगर इसको हम यहाँ पे ये एडजस्ट कर दें, मैं एक तरीका बता देता हूँ कि जब भी परसेंटेज की कोई भी अमाउंट मैथमेटिकल फार्मूला में इस्तेमाल की जाती है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करके लिखा जाता है। तो यहाँ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में लिख लें या मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, एक ही बात है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप कर दें तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा multiplied by 100 and is equal to 1000। मीन्स के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो इसकी बेस है, जिसका 100% है, जिस अमाउंट का 44% टैक्स लें तो टैक्स की अमाउंट आ जाती है और उसमें से माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है। तो हमें पता चला कि अगर ये अमाउंट जिसका हम 44% ले रहे हैं ये खुद क्या है? ये खुद 100% होगा। जिस अमाउंट का परसेंट लिया जाए वो खुद 100% होती है। अब ये अमाउंट हमें पता चल गई कि ये अमाउंट थी 1000। अगर ये एक अमाउंट 1000 थी तो इसमें से 44% टैक्स लिया गया था, फिर बाकी जो अमाउंट बची वो 560 थी, यानी कि 56% के बराबर। तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे टैक्स की अमाउंट कितनी आती है।
अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जारी बात है 44% ऑफ 1000 होगा। और वैसे भी अगर इन दोनों को डिफरेंस में यानी कि माइनस करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 440 आता है। ये टैक्स की अमाउंट है, यानी कि 1000 में से अगर आप इस 440 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट आती है। तो ये दोनों अननोन हमने मालूम कर लिए उसी कैलकुलेशन से, उसी फार्मूला की मदद से। फार्मूला कौन सा हमने यूज किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बेस है, ये 100% के बराबर है। क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से मुराद है कि टैक्सेस माइनस हो चुके हैं। टैक्सेस माइनस किस में से हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि टैक्सेस 44% है। अगर टैक्सेस 44% है तो जिस अमाउंट में से ये माइनस हुए हैं उस अमाउंट में से जब इसको 44 को माइनस किया जाएगा तो रिमेनिंग 56 आ जाएगा। और वो खुद अमाउंट कितनी होगी, वो 100% के बराबर यानी कि बेस होगी। तो बेस का फार्मूला यूज करते हुए हमने क्या किया कि एक अमाउंट जो नेट प्रॉफिट है गिवन है उसका परसेंटेज भी हमें पता चल गया कि वो 56% है। उसको हमने डिवाइड किया 56 पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें पता चल गया 1000 वो अमाउंट है जिसका ये परसेंटेज है। तो वो 1000 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अमाउंट हमारे सामने आ गई। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैसे आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अब थोड़ा सा मजीद रिवर्स जाएंगे इस इनकम स्टेटमेंट में। वो कैसे आता जी, हमारे सामने देखें कि अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट गिवन हो तो उसमें से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस हम माइनस करते हैं। जी यहाँ तक हमने किया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास अननोन है, इसलिए हम अभी मजीद रिवर्स कैलकुलेशन से ग्रॉस प्रॉफिट तक नहीं पहुंच सकते। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मालूम होना ज़रूरी है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का मालूम होना ज़रूरी है। इस एक इन्फॉर्मेशन से हमने कुछ चीज़ें हल कर ली हैं। मजीद हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है। टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी इज 1:1। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी 1:1 है। 1:1 से मुराद ये है कि ये दोनों बराबर हैं, मीन्स कि टोटल लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट एक जैसी है। तो आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि ये है टोटल लायबिलिटीज जो कि हमें नहीं मालूम, और कहा गया कि टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट एक जैसी है, बराबर है। एक जवाब है उसका, इसको कि ये 3750 जो इक्विटी की अमाउंट है यही अमाउंट टोटल लायबिलिटी की है। अगर यही अमाउंट टोटल लायबिलिटी की है तो हम इसको टोटल लायबिलिटी की जगह पे लिख सकते हैं कि 3750 ही टोटल लायबिलिटी की अमाउंट बनती है। अगर 3750 टोटल लायबिलिटी की अमाउंट है और हम जानते हैं कि टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट दो चीज़ें शामिल होती हैं, अगर ये दो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं तो सिंपल है इसके इस टोटल लायबिलिटीज़ में से अगर ये लॉन्ग टर्म डेट हम माइनस करते हैं तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ का जवाब आ जाएगा। मीन्स के 3750 में से अगर हम 2650 को माइनस कर दें तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाती है। इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि याद रहे कि हमने इसको कैसे हल किया था। ये थर्ड इसकी जो है वो वर्किंग है जिसमें हम मालूम करना चाहते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट। कि अगर हम अपनी टोटल लायबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर दें तो हमारे पास जारी बात है करंट लायबिलिटी बचेंगे, कि दोनों चीज़ों को जमा करके ही तो टोटल लायबिलिटी बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटी अब किसके बराबर आती है। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू जो हमारे पास अमाउंट है वो है 3750 टोटल लायबिलिटीज की, उसमें से हमें लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट माइनस करनी है जो कि थी 2650। अगर ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बैलेंस शीट में ये टोटल लायबिलिटीज 3750 और ये लॉन्ग टर्म डेट है 2650। तो इस अमाउंट में से हमने 2650 माइनस किया तो ये करंट लायबिलिटी की अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी कि इसका टोटल कितना बनता। तो इन अमाउंट्स को हम माइनस करते हैं जी कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 3750
माइनस 2650, 3750 माइनस 2650 इज इक्वल टू 1100। मीन्स कि हमारी करंट लायबिलिटी का जो आंसर है वो 1100 है। तो ये 1100 हमारे पास करंट लायबिलिटी, 1100 हम करंट लायबिलिटी के सामने लिख सकते हैं क्योंकि हमारी वर्किंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है कि हमारा करंट लायबिलिटी का जो आंसर है वो 1100 है। तो ये हमने वर्किंग से मालूम कर लिया। तो अगर हम 1100 और लॉन्ग टर्म डेट इन दोनों को जमा करते हैं तो बन जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी अगर इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास इस साइड का टोटल आ जाता है। तो इस वक्त हमें ये तो मालूम है कि हमारी साइड का टोटल कितना बनता है, ये क्लियर है। देखें, टोटल लायबिलिटीज एंड कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी, अगर इन दोनों अमाउंट्स को हम जमा करते हैं यानी कि 3750 एंड 3750, तो ये हमारे पास इस साइड का टोटल आ जाता है, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज का आंसर आ जाता है। तो ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके मीन्स 3750 प्लस 3750, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 7500। मीन्स कि हमारी इस साइड का टोटल 7500 है। तो ये भी हमने मालूम कर लिया कि हमारी साइड का टोटल ये बनता है। इन दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे, टोटल लायबिलिटीज ऑन एंड कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी, इन दोनों अमाउंट्स को अगर जमा करते हैं तो साइड का टोटल आ जाता है, वो है 7500। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी लायबिलिटी साइड का आंसर 7500 है तो हमारी एसेट साइड का आंसर भी 7500 ही होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में दोनों साइड्स का आंसर सेम होता। तो ये भी हमें मालूम हो गया। मजीद चीज़ें भी इसमें से कुछ अनकवर हो रही हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ये आपके पास है लिखा हुआ कि जी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में 3 आइटम्स हैं, जैसे नोट्स पेबल है, बैंक लोन है और अक्रूवल्स, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को अगर हम जमा करते हैं तो करंट लायबिलिटी का टोटल आ जाता है 1100। हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, सिर्फ एक मिसिंग है। अगर हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करें तो हमें मजीद कोई वर्किंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम वैसे ही थोड़ा सा प्लस माइनस कर दें तो यहाँ से पता चल जाएगा कि बैंक लोन की जो मिसिंग अमाउंट है वो कितनी है। इसे हम रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। अगर करंट लायबिलिटी की अमाउंट 1100 है तो इसमें 3 चीज़ें शामिल है, 400 भी शामिल है और इसमें 200 भी शामिल है। तो अगर हम इस 1100 में से जो इन तीनों का टोटल है, इसमें से ये पहली 2 आइटम्स 400 एंड 200 ये हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट यहाँ आ जाएगी वो बैंक लोन यानी कि मिसिंग अमाउंट है। तो ये जरी बात है, 400 200 600 बनते हैं। 1100 में से अगर ये 600 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 500 बच जाएगा और ये 500 हमारी बैंक लोन की अमाउंट है। तो ये हमारी साइड तकरीबन पूरी साइड ही मुकम्मल हो जाती है, लाइबिलिटी साइड जिसे हम कहते हैं। जी, अब हम देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज भी मालूम है, हमें बैलेंस शीट का टोटल भी मालूम है। तो करंट एसेट्स की अमाउंट हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। अब करंट एसेट्स की अमाउंट नहीं है, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है और हमारे पास सवाल में करंट रेशो दिया गया है। तो ये करंट रेशो का आंसर है 3। अब करंट रेशो बराबर होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमारे पास करंट लायबिलिटी का आंसर है, करंट रेशो का भी आंसर है, तो हम इससे करंट एसेट्स का आंसर मालूम कर सकते हैं। कैसे कर जी, ये हमने लिखा करंट रेशो 3 के बराबर है। करंट एसेट्स हमें मालूम नहीं है। करंट लायबिलिटीज की अमाउंट हमने मालूम की है यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 में ही। करंट लायबिलिटीज बराबर हैं 1100, 1100, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे और एज यूजुअल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये 3 है और 3 का डिवीजन
अंडरस्टूड है कि 1 होगा, कि जिसके डिवीजन ना लिखी हो उसकी डिवीजन 1 होती है। और करंट एसेट्स बराबर डिवाइडेड बाय 1100, ये दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का वही हमारा तरीका है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर, यानी कि यहाँ जो न्यूमरेटर है 3 है, इसको हम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे करंट एसेट यानी कि न्यूमरेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड से। तो ये शेप बन जाएगी कि हम इसको लिखेंगे यूं, करंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका आंसर जो आएगा वो होगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3300। मतलब 1100 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 3300 आ जाता है। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स का जवाब आ गया, आंसर मिल गया हमें 3300। इसको जहाँ मिसिंग फिगर्स हैं वहाँ अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 3300। तो ये हमने मालूम कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये करंट एसेट्स जो हैं, ये कंपोजिशन है 3 चीज़ों का। इसमें से एक कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी है, एक अकाउंट रिसीवेबल है और एक इन्वेंट्रीज है। इन पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 7500 और हमारे पास करंट एसेट्स हैं 3300। इन करंट एसेट्स में से को अगर हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें तो जारी बात है नेट फिक्स एसेट का आंसर हमें मिल जाएगा। इसको लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने क्या किया था। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हम टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, तो ये बराबर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एसेट जो है वो गिवन है 7500, उसमें से माइनस कर दें करंट एसेट जो अभी हमने ऊपर मालूम किए, इज इक्वल टू, तो जो भी हमारे पास जवाब आएगा वो फिक्स एसेट्स होंगे। तो यहाँ पे 7500 है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं अगर 3300, तो ये 4200 आ जाता है। तो 4200 ये क्लियर हो गया कि हमारे फिक्स एसेट्स का आंसर है। वर्किंग नंबर 5 से हमने ये मालूम कर लिया, हम अपनी फिक्स एसेट्स की जगह पे 4200 लिख सकते हैं। तो ये भी हमें मालूम हो गया कि हमारा फिक्स एसेट जो है वो 4200 है। अब हमारे पास 2 आइटम्स का जवाब नहीं है, उनमें से एक है अकाउंट रिसीवेबल और एक है इन्वेंट्रीज। तो मजीद इन्फॉर्मेशन देखेंगे, मजीद इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 45 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। तो इस सवाल में हमें क्रेडिट सेल गिवन है, आप देख सकते हैं सवाल में इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट सेल 8000 बताई गई है और एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर भी गिवन है। तो इसको मतलब कि यहाँ से हम अकाउंट्स रिसीवेबल मालूम कर सकते हैं। तो एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 6 से हम एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला यहाँ पे अगर हल कर दें तो उस फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। जी, एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर हमें मालूम है, तो इस एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह हम लिख देंगे इसका आंसर। अकाउंट्स रिसीवेबल हमें मालूम नहीं है, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से। 360 हमने एज्यूम किया है साल में 360 दिन होते हैं और क्रेडिट सेल है 8000। बस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होता है, जिसका कोई बटा नहीं लिखा हुआ, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो उसका हम लिखते हैं कि डिवाइडेड बाय 1 होता है। जो चीज़ डिवाइड नहीं लिखी गई वो डिवाइडेड बाय 1 होती है, इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल
जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो शेप बनती है हमारे सामने कि हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड के 8000 से, और जो न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये हम 1 से मल्टीप्लाई कि यहाँ रह जाएगा अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360, और यहाँ पे हम 8000 को 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 45। $3,60,000। तो ये 3,60,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अकाउंट रिसीवेबल का आंसर चाहिए। अगर हमें अकाउंट रिसीवेबल का आंसर चाहिए तो इसका भी एक तरीका है कि इक्वेशन के एक साइड पे हम अगर 360 को ही डिवाइड कर दें तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का आंसर हमें मिल जाएगा। इसका अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360। मीन्स के इक्वेशन के दोनों साइड पे एक ही काम किया हमने, इस साइड को भी 360 से डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी 360 से डिवाइड कर दिया। तो ये 360 इस 360 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी 360, 3,60,000 डिवाइड हो जाएगा 360 पे, तो ये आ जाएगा 1000। मीन्स के आपका अकाउंट रिसीवेबल का जो आंसर है वो 1000 है। तो हमने यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड के फार्मूला से अकाउंट रिसीवेबल का आंसर फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1000। तो इसको हम अपने बैलेंस शीट में जो मिसिंग प्लेस है जहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। ये 1000 हमने फार्मूला से अभी फाइंड कर लिया। अब इसमें से आप इन्वेंट्रीज को क्रॉस मल्टी अपने रिवर्स कैलकुलेशन से माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें मालूम है कि कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री, इन तीन चीज़ों को अगर हम जमा करते हैं तो 3300 का जवाब आता है। इनमें से दो चीज़ों की अमाउंट कितनी है, 500 प्लस 1000, तो ये बन जाता है 1500। अब 1500 में क्या ऐड करें कि वो 3300 बन जाए। तो अगर आप 3300 में से ही 1500 को माइनस कर दें, पता चल जाएगा कि आपने क्या इसमें ऐड किया था। तो वो अमाउंट बनती है 1800। सिंपल कैलकुलेशन है ये कि अगर 3300 टोटल है तीन चीज़ों का, जिसमें से एक आइटम 500 है, एक 1000 है, 1500 टोटल हो गया। अगर 3300 में से हम ये 1500 ये दो चीज़ें माइनस कर दें तो सारी बात है 1800 हमारे पास बच जाएगा। तो ये इन्वेंट्री का आंसर भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो अब ये हमारी बैलेंस शीट तो मुकम्मल हो गई। उसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं, क्या मिसिंग है। जो मिसिंग है उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है और क्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है। तो इन जो मिसिंग है इन आइटम्स को हम देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास सवाल में क्या है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है 3। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री गिवन है, इसका मतलब कि इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, जो कि हमारी मिसिंग है, हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला, और उसमें जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये हमें अंडरस्टूड है कि अगर इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग दोनों में से कोई एक हो तो वही एवरेज होती है। तो यहाँ पे एक ही इन्वेंट्री एंडिंग है जो बैलेंस शीट में है, बस वही उसी को एवरेज कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर का जो आंसर दिया हुआ है सवाल में वो है 3, तो उसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे CGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री हमें मालूम है। इन्वेंट्री अभी हमने बैलेंस शीट में निकाली वो थी 1800, ये हमारे सामने हमने बैलेंस शीट में अभी रिवर्स कैलकुलेशन से ये 1800 मालूम किया कि इन्वेंट्रीज का आंसर है। तो इन्वेंट्रीज का आंसर यहाँ पे यूज़ करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, हम यहाँ पे लिख सकेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले को हम हल कर सकते हैं।
जी ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके 1800 को बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास CGS आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज़ 5400। तो ये हमारे पास CGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिल गया हमें। तो ये 5400 जो आंसर है, इसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पे ये मिसिंग है वहाँ पे लिखेंगे 5400। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्लियर हो गई। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई, तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखें अगर फॉर्मेट में, तो ये 8000 में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये एक जस्ट कैलकुलेशन रह गई कि आप 8000 में से 5400 को अगर आप माइनस कर देते हैं, मतलब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये बनता है 2600, मीन्स कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2600। तो ये 2600 जब क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमारे पास ये एक मिसिंग आइटम रह गई है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 3 एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। जब आप इनको माइनस करते हैं तो ये 1000 आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। मीन्स कि 2600 में से आपको 500 भी माइनस करना है, 400 भी माइनस करना है, जो कि 900 बनता है, और एक ये मिसिंग अमाउंट माइनस करनी है, तो ये आ जाएगा 1000। मीन्स के हमने यहाँ 2600 में से कुछ अमाउंट माइनस की तो 1000 आ गया। तो अगर 2600 में से 1000 को माइनस करते तो वो टोटल बनता है 1600। उस 1600 को हमने टोटल माइनस किया है इन 3 चीज़ों में, मतलब वो 1600 इन 3 चीज़ों का टोटल बनता है। 500 प्लस 400 करें तो 900 बन जाता है। 1600 में से 900 तो यही दोनों हो गए। अगर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस से 900 बनते हैं तो 1600 जो टोटल एक्सपेंस है इसमें से जो माइनस किया और प्रॉफिट आया है 1000, अगर 1600 में से 900 निकाल देते हैं तो हाँ आपके पास क्या बचता है 800। तो 900 प्लस 1600 में से ये 700 बनता है। तो ये 700 अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1000 कैसे बचा। मीन्स के 2600 में से हमने माइनस अगर कर दिया 700, 500 और 400, ये सारे मिला लें तो ये बन जाते हैं 1600। तो आपके पास जवाब बचेगा 1000। यानी कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप माइनस कर देते हैं सेलिंग, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। मीन्स कि आप 2600 में से अगर माइनस कर दें 700, 500, 400 तो आ जाता है 1000। तो इसका मतलब जस्टिफाई होता है कि यहाँ पे 700 ही आना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉफिट अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है मुकम्मल हो जाती है इसी गिवन इंफॉर्मेशन से।